डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने अपनी पराजय के कारणों पर गौर करने के बाद यह पाया कि गुटबाजी और गठबंधन उस पर भारी पड़े। यह निष्कर्ष उस अशोक चौहान समिति का है जिसका गठन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। देखना है कि इस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है या नहीं, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि 2014 के लोकसभा चुनावों में पराजय के कारण जानने के लिए गठित ए.के. एंटनी समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई और यह किसी को पता नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हार की वजह जानने की कोई कोशिश की गई या नहीं। जो भी हो, यह लगता नहीं कि कांग्रेस हार के कारणों पर ईमानदारी से मंथन करने के लिए तैयार है, क्योंकि यदि पार्टी में गुटबाजी थी तो फिर उसे दूर क्यों नहीं किया जा सका। क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार इतना सक्षम नहीं कि वह अपने नेताओं की गुटबाजी दूर कर सके। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस 2 साल बाद भी नेतृत्व का मसला क्यों नहीं सुलझा पाई है। क्या कारण है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने हुए अरसा बीत गया है और फिर भी पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं समझ रही है। क्या नए अध्यक्ष के चुनाव में भी पार्टी की गुटबाजी आड़े आ रही है। कांग्रेस नए अध्यक्ष का चुनाव करने में जिस तरह नाकाम हो रही है उससे तो नेतृत्व की नाकामी ही रेखांकित हो रही है। यह एक तथ्य है कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी पनपती है तो नेतृत्व की नाकामी के कारण ही। पहले तो कांग्रेस में गुटबाजी राज्यों के स्तर पर ही थी, लेकिन अब तो वह केंद्रीय स्तर पर भी उभर आई। यदि असंतुष्ट कहे जाने वाले 23 नेताओं का समूह अस्तित्व में है तो नेतृत्व की कमजोरी के कारण ही। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस समूह के असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष ने होते हुए भी पर्दे के पीछे से उसी तरह काम कर रहे हैं। उनकी समस्त राजनीति ट्विटर पर आधारित है। ट्विटर के जरिए खबरों में तो बने रहा जा सकता है, लेकिन पार्टी को कोई दिशा नहीं दी जा सकती। इसी तरह वैसे बेमेल गठबंधन करके भी पार्टी को दिशा नहीं दी जा सकती, जैसे कांग्रेस ने असम, बंगाल आदि में किए। क्या ये गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी के बगैर हो गए? यदि नहीं तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पाई पैरा चेंज। जनता के लिए प्रत्येक चुनाव अपनी मांगों को सामने रखने का एक अवसर भी होता है। इसमें जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांग होती है तो मतदाता अस्पताल की मांग करते हैं। अमूमन इस मांग के केंद्र में उनके मन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे मेडिकल संस्थान की छवि होती है। हालांकि एक बढ़िया अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के अंतिम पड़ाव पर केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अस्पताल जाने से बचता है जब तक कि उसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। यानी एक तरह से संकट का समय ही अस्पताल जाने की वजह
बनता है। मौत को टालने की हमारी बेचैनी में हम स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक उद्देश्यों की अक्सर अनदेखी कर जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जीवन को पोषित करना ही होना चाहिए। निस्संदेह अस्पताल आवश्यक है, लेकिन वे इस कहानी का अंतिम हिस्सा ही हैं। औषधि विज्ञान के 3 आयाम हैं। पहला, रोकथाम, जिसमें महामारी या भीषण बीमारी के लिहाज से जोखिम वाले वर्गों के लिए टीकाकरण जैसे उपाय करना। दूसरा, सहज उपलब्ध दवाओं, किफ़ायती औषधियों से उपचार संबंधी कदम। इसमें अंतिम और तीसरा होता है संकट प्रबंधन। भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले बजट से ही उपरोक्त बिंदुओं में शुरुआती 2 से जुड़ी अवसंरचना में भारी निवेश की दरकार थी, परंतु स्वास्थ्य नीतियों में उनका समावेश पिछली सदी के 9वें दशक में ही संभव हो सका। विगत सदी के अंतिम दशक में प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बाद ही भारत ने दवाओं का उत्पादन आरंभ किया। तब तक उत्पादन राज्य की अक्षमताओं और राष्ट्र की प्रगति में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने की अनिच्छा के कारण अटका रहा। इसके चलते हमारा पूरा ध्यान अस्पतालों पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे नेता रहे जिन्होंने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता में शामिल किया। इसके लिए बिना बीमा जैसा व्यावहारिक विकल्प अपनाया गया। यह विगत 7 वर्षों के दौरान विकसित किया गया, जो उनके नीतिगत ढांचे का एक उल्लेखनीय पहलू रहा। इसका खाका व्यापक स्तर पर जीवन गुणवत्ता सुधारने के इर्द गिर्द ही खींचा गया है। भारतीय शासन संचालन यानी गवर्नेंस की एक बड़ी विसंगति यह रही है कि उसके नीति निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से गरीब तबका गायब रहा है। मैं केवल प्रशासनिक सेवाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। मसला आर्थिक गवर्नेंस का भी है। इसमें निजी क्षेत्र और मीडिया शामिल है, जो विचार और समझ और सामाजिक सेवाओं को प्रभावित करते हैं। यहाँ हमें एक विरोधाभासी तथ्य भी स्वीकार करना होगा, और यह कि हमारे चुनावों की नियति तो गरीब तय करते हैं, लेकिन प्रशासनिक शक्ति का नियंत्रण सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न अभिजातीय वर्ग के हाथ में होता है। महज भली मनसा या नेक नियत से ही हम इस स्थिति को नहीं बदल सकते। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस दिशा में पहला कदम यही होगा कि गरीबों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी के कारण गहराते गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालें। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के बिना उनकी आकांक्षाओं को पंख लगाने की कोई भी उम्मीद बेमानी है। ईश्वर ने गरीब और अमीर दोनों को बराबर अकल दी है, लेकिन गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जबकि उसके माध्यम से ही वे अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतर और उत्पादक उपयोग कर पाएंगे। इसके बावजूद यह समझ पाना मुश्किल है कि साक्षरता को सरकार का घोषित उद्देश्य बनाने में पिछली सदी के 9वें और आखिरी दशक तक की देरी क्यों की गई। वर्ष 1947 या बीती सदी के 6ठे दशक में ही इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया गया। उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा कभी नीति नियंताओं के वरीयता प्राप्त एजेंडा का हिस्सा क्यों नहीं रही। अगर हमने पिछली सदी के 7वें दशक तक भी
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को शिक्षित कर लिया होता तो आज गरीबी गायब हो गई होती। स्टॉप।